अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी सियासत की कॉल दी जा रही है और जो जलसों का उनका प्रोग्राम है उसका शेड्यूल भी जारी हुआ है, लेकिन पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं और जो डिसऑर्डर है वो एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी साहब को पहले पार्टी के एक्स चेयरमैन की तरफ से तनकीद करने के हवाले से रोका गया। अब अगर रीसेंट स्टेटमेंट्स की हम बात करें, शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि गंडापुर साहब को लीड नहीं करना चाहिए एहतजाज को, क्योंकि जो उन्होंने करना था वो कर लिया है। फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में लगाए जाने वाले लोगों पर भी उनको एतराज़ है। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब भी ये कहते हैं कि जब 3 से 4 लाख लोगों को बाहर निकालने का कॉन्फिडेंस होगा तब मैं एहतजाज की कॉल दूँगा, और एहतजाज की कॉल देना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे लगता यही है कि PTI के अंदर जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज एक पेज पर रहना है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज करने के हवाले से अगर बात की जाए, गंडापुर साहब की आज एक वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आई, खासे अग्रेसिव दिखाई दे रहे थे उसमें, और उन्होंने ये कहा कि अगर जो सहूलियात बानी तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही वो नहीं दी जाती तो पूरे मुल्क को हम बंद कर देंगे। इस कॉल को हुकूमत कितना सीरियस लेती है इसका फ़ैसला वक्त करेगा। लेकिन दूसरी तरफ 27वीं आइनी तरमीम के बारे में भी तहरीक इंसाफ ये फील करती है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। वो और बात है कि हुकूमत की तरफ से इसको डिनाई किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फ़िल वक्त इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हामिद खान साहब की तरफ से भी ये कहा गया कि दरअसल फ़ौजी अदालतों को वापस लाने के लिए ये तरमीम का प्लान बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से हायर जुडिशरी के बारे में जो बयानात दिए गए, मंसूर अली शाह साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक मुतनाज़ जज हैं, इसीलिए उनको आइनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए। इससे लगता यही है कि जो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी चला आ रहा है शायद मज़ीद कंटिन्यू हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ क्या फ़ील करती है कि अगर कोई नई तरमीम टेबल होती है तो वो क्या करेंगे, और एहतजाज के बारे में अब लीड किसको करना है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अली ख़ान साहब आपके वक्त का। 26वीं आइनी तरमीम नहीं होने देंगे, गंडापुर साहब ने यह कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि मंसूर अली शाह साहब के अलावा कोई चीफ़ जस्टिस बना तो मुल्क को मफलूज कर देंगे। लेकिन फिर हमने ये देखा कि तकरीब हल्फ बर्दारी जो थी जस्टिस याह्या अफरीदी की, उसमें वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे। अब गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब को सही ट्रीटमेंट जेल में ना मिला तो फिर पूरा मुल्क बंद कर देंगे। अब उसको सीरियस लेना है या ना लें इसको? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए, मैं खुद कल अडियाला गया था, लेकिन ये 1-2 दफ़ा मैंने देखा है कि 9 सितंबर के बाद 10 सितंबर को जो मेरी पार्लियामेंट की स्पीच हुई है, जो रात को हमारे मेंबरान उठाए गए थे, उस पर मैंने सदा एहतजाज बुलंद की थी। उसके बाद मुझे खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, हालांकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनका डायरेक्ट ऑर्डर है उनकी अदालत का मेरे हक में कि आप मिल सकते हैं बतौर वकील, बतौर उनके कारकुन के। तो मैं खुद तो नहीं जा सका, मुझे नहीं इल्म, लेकिन जो हमारे वकला गए हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि खुद लॉयर्स भी हैं, बैरिस्टर गौर हो गए या राजा साहब, उनकी सिस्टर्स भी गई हैं, तो जो रिपोर्ट्स हैं कि उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। 5-6 दिन बिजली नहीं थी, खाने का इशू भी रहा, वॉमिटिंग की बात भी उनकी सिस्टर ने कल की है, अलीमा आपा ने। मेरे ख्याल में मुनासिब तो ये होगा कि जुडिशल इसकी एक विजिट हो और उसको देख लिया जाए, ताकि ये चीज वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो। क्योंकि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ आप ये नहीं कर सकते, किसी भी कैदी के साथ नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे आपका बदतरीन दुश्मन ही क्यों ना हो। कोई गैर मुल्की एजेंट भी इस मुल्क में पकड़ा जाए, प्रिजनर ऑफ वॉर हो, यू नो दिस, आपको जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। आप उसका फिजिकल अब्यूज नहीं कर सकते, आप उसका मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसका साइकोलॉजिकल टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसको इन ह्यूमन ट्रीटमेंट में नहीं डाल सकते, आप उसकी एक जो इज्जत नफ्स है उसको नहीं मजरूह कर सकते। तो अपने ही मुल्क के साबिक वजीर आजम, जिसके नीचे एक वक्त में आर्मी चीफ, DGI, आपका पूरा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी उसको रिपोर्ट करती है, तो उसके साथ इस तरह की चीजें तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं PTI के अंदर से भी डाइसेंटिंग वॉइसेस उठ रही हैं। मरवत साहब ने अब कहा कि
एक डीपीओ की तरफ से बाजोड़ में मुझ पर फायरिंग की गई, फिर बाद में एसएसपी लगा दिया पेशावर में उसको। ये भी उन्होंने कहा कि खान साहब को हमने अकेला छोड़ दिया और आपस में लड़ने में मसरूफ़ हैं। सदाकत तो है ना इस बात में, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का केस देखें, सलमान राजा साहब को देख लें, लगता यही है कि एहतजाज करने के बारे में भी कन्विंस नहीं है सारी पार्टी, एक पेज पे नहीं है। मुख्तलिफ डिफरेंट ओपिनियंस लोगों के आ सकते हैं। मेरे ख्याल में बावजूद इसके कि सूबे की जिम्मेदारी वज़ीर आला गंडापुर पे है, लेकिन जितनी उनकी बसात है शायद उससे उन्होंने ज्यादा किया है। एक वज़ीर आला का सारी रात गैस खाना अपने वर्करों के साथ, और जिस तरह की शेलिंग और जिस तरह की रबर बुलेट्स का सामना गंडापुर साहब ने किया है। माजी करीब में पनामा केस के दौरान जब एक मार्च में आए थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खान खटक साहब, उन पे भी शेलिंग हुई थी, लेकिन इस बार जो ब्रूटैलिटी की गई है माजी में नहीं हुई। अपनी कोशिश गंडापुर साहब ने की है, मेरे ख्याल में काफी एफर्ट जो है उन्होंने की है। अब इसमें हमेशा दो राय तो हो सकती है कि क्या सही था, क्या गलत था, किस तरह आगे जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ बातें पार्टी के इंटरनल फोरम्स पे हो जाएं तो बेहतर होता है। इस वक्त फोकस हमने अपना सारा रखना है जनाब इमरान खान साहब की रिहाई पे और उनके जो जुडिशल केसेस हैं, और साथ साथ हमें मैं मीडिया को भी ये कहूंगा और अपनी जमात के दोस्तों को भी मेरी यही तलकीन होगी बतौर एक ऐसे मेंबर के जिसका एक अरसा हो गया है इस जमात में, कि हुकूमत को, जो मरकजी हुकूमत है और जो पंजाब हुकूमत है, इस सारे डिबाकल में, इस सारे एहतजाज और डिस्कशन और फिर आपस में एक दूसरे पे इल्जाम तराशी में हुकूमत वक्त को फ्री रन मिल रही है। उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मरकजी हुकूमत की किसी फ्रंट पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि बहुत सी वजारतें इजाफी चार्ज पे चली हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको दूंगा, मुजम्मिल साहब आप उस पर इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। रेलवे एक बहुत बड़ा महकमा है, जो दुनिया में रेलवे एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है उस मुल्क की तरक्की का। आप हिंदुस्तान को देख लें, आप यूके को देख लें, आप रशिया को देख लें, आप किसी मुल्क को देख लें, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, जिस तरह उन्होंने ट्रेन के जरिए हजाज को फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में तबाह हाल है। आपको पता है इस वक्त मेरे ख्याल में, जहां मेरी मालूमात है, अगर गलत है तो मैं माजरत खाऊंगा, वो एक चार्ज वजीर आजम साहब के पास है। कोई प्रॉपर रेलवे का मिनिस्टर 7-8 महीनों में ये नहीं लगा सके। दैट शोज देयर प्रायोरिटी। जो उनका एक एक्सपेक्टेड, यानी जो भी मियां साहब की गवर्नमेंट आती है नून लीग की, तो आपको कुछ पोर्टफोलियोज का पता होता है कि आपको पता है डिफेंस उन्होंने ख्वाजा साहब को दे देनी है, आपको पता है फाइनेंस जो है वो सागदार साहब को, आपका इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर उनका पहले तो चलो निसार साहब होते थे, लेकिन उनका अपना कोई बंदा होगा। इस बार देख लें क्या सूरत हाल है इंटीरियर। अगर कोई देखें, 3-4 चीजें बड़ी अहम है मुजम्मिल साहब। ये एक हुकूमत की फेस होती है। आपका फॉरेन मिनिस्टर, आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपका इंटीरियर मिनिस्टर इनका अपना नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर अपना नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री में सागदार साहब को वो काम दिया गया है जो शायद उसमें उनकी वो महारत ना हो जितनी वो कहते हैं कि उनको फाइनेंस में है। तो इन सारी चीजों से क्या वजाहत नहीं। वैसे आपके दौर में भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब हों या हफीज शेख साहब हों, आपके लोग तो नहीं? आई एग्री विद यू। मैं इसको इस तरह से रख लेता हूँ। तीनों बड़ी जमातें हैं, सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ, उसके बाद पीपल्स पार्टी या नून लीग, इन जमातों को सबसे पहले अपने गिरबान में जाना चाहिए। हम सबको चाहिए कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो, हमारी टीम के 7-8 मेन प्लेयर्स पहले से रेडी हों, मेंटली पता हो कि अगर मैं आता हूं, हमारी हुकूमत आती है तो मैंने ये करना है। उसमें अगर आपको जरूरत होती है तो जरूरी नहीं है कि आप वो बंदा जीत के ही आ जाए। खुदा ना खास्ता अगर उसने इलेक्शन हार लिया और आपको उसकी जरूरत है, तो आपको फिर अपना मुल्क के लिए आपको उस आदमी को आप सेनेट में ला सकते हैं, आप उसको एडवाइजर लगा सकते हैं, तो लेकिन अपना होमवर्क तो कर लीजिए। वैसे अली साहब, वैसे लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कल आपकी हुकूमत आती है तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा पीटीआई का? देखिए, उस पर खान साहब ने जरूर अपना जेल में जाहिर है 450 दिनों से हैं, उन्हें होमवर्क किया होगा। पार्टी के इंटरनल सर्कल्स में अभी इस पे ऑन से स्पीकिंग कोई डिबेट इस पे अभी तक नहीं हुई कि कौन होगा। अच्छा। एक चीज आप देख लीजिए, देखें मुजम्मिल साहब, आप हमेशा थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन करते हैं, आपके साथ बात करते हुए मजा भी आता है। तो चीजें आपके सामने मैं रख देता हूं कि एक मुल्क में
एक शख्स, चाहे उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, उसके नाम पे वोट पड़ा और चप्पल फाड़ के वो पड़ा और बेइंतहा पड़ा। अगर इस मुल्क में जमहूरियत होती, आज हुकूमत तहरीक इंसाफ की होती। अगर इस मुल्क में आईन नाम की कोई चीज होती या अदालतें इंसाफ कर पाती, अगर इस मुल्क में जुडिशल क्रिमिनल प्रोसेस मेरिट पे चलता, तो इमरान खान जेल में ना होता। आप ये देखिए मौजूदा हुकूमत पे और इस बात पे आप डिबेट कीजिएगा, सबसे बड़ा नो कॉन्फिडेंस मुस्लिम लीग नून के अंदर से है। मियां साहब का मुल्क से इस तरह चले जाना, उनका 26वीं आईनी तरमीम में खड़े होकर जो उन्होंने एक आरानिक शेर पढ़ा, कोई स्पीच नहीं की, 3 बार के वजीर आजम ने कोई स्पीच नहीं की। 26वीं आईनी तरमीम में आपको हर कोई शख्स हुकूमत में एक्टिव नजर आया, सवाए शरीफ बरादरान के, स्पेशली वजीर आजम की सीट पे बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब। और एक और सवाल, फूड फॉर थॉट, तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, मिसाल हम इलेक्शन 2/3 से जीत जाएं, जो कि इस बार भी जीते हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला, अच्छा, लेकिन जीत जाएं, इमरान खान MNA भी बन जाएं, फ्रंट रो पे बैठे हों, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ना हो, कोई और हो सकता है, कोई सोच सकता है? आप मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है बराए नाम, लेकिन मियां साहब MNA भी हैं, वजीर आजम नहीं है। क्या मजबूरी है, क्या कमिटमेंट है? अगर आपकी हुकूमत बन गई है तो 3 बार के वजीर आजम को आप एक वजीर आला के कैडर के एक शख्सियत, शहबाज शरीफ साहब काबिल एहतराम है, मैं कोई जाती तकीर नहीं करना चाहता, किसी की ना कभी की है, लेकिन वो वजीर आजम मटीरियल नहीं है, वो लीडर नहीं अपनी जमात के। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या आपको क्लेम करते हैं कि मैं हूं, एट द मोस्ट ही इज द चीफ मिनिस्टरशिप मटीरियल, एट द मोस्ट। नहीं, वैसे जुडिशरी वाले पॉइंट पे अगर हम वापस आएं, क्योंकि आपने मेंशन किया ना कि अगर जुडिशल इंडिपेंडेंस होती तो अभी इंसाफ मिलता। अब तासुर तो यही है कि जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब के हवाले से एक बयानिया बना और PTI ने कहा कि उनको होना चाहिए, जब वो नहीं हुए तो क्या याह्या अफरीदी साहब आउट ऑफ मेरिट तो नहीं ना आ गए? क्योंकि एक लेजिस्लेशन हुई, उसके तहत जो है वो 3 में से एक नाम चला गया, उसको चूज़ कर लिया गया। तो अब अगर ये एक पार्टी कहती है कि ये शख्सियत नहीं बनी, कोई और बन गई है, और हुकूमत भी ये कहती है कि मंसूर अली शाह साहब मुतनाज़े हैं, इसीलिए गैर मुतनाज़े को हमने बना दिया, दोनों में फ़र्क क्या है? बोथ आर पिकिंग वन मैन ऑफ देयर चॉइस। देखिए, हमने अगर इस बुनियाद पे मंसूर साहब की सपोर्ट की है कि हमें वो फेवरेबल जजमेंट दे देंगे, तो फिर वो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमने इस बुनियाद पे की है कि जिहाद ट्रस्ट केस के बाद पिछले कोई 3 दहाइयों से शायद ये फैसला तो हो गया, तकरीबन 3 दहाइयां होने को हैं, सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेंगे, और ये समझ में भी आती है क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स में के कॉन्सेप्ट में चीफ जस्टिस के अमल, उनके इंतखाब में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमम होनी चाहिए। अब कोई लोग बात करते हैं कि आर्मी चीफ को भी तो वजीर आजम नामजद करते हैं। देखें, आर्मी चीफ हो गया, DGI हो गए, या इवन और बहुत सी कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। बिल्कुल, आई एग्री। आर्मी चीफ हो गए, DGI हो गए, ये बड़े, मैं इसलिए इन दोनों की बात कर रहा हूं कि बड़े अहम और कलीदी ओहदे हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए अहम तरीन ओहदों में से हैं, लेकिन वो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्ट वजीर आजम को भी नहीं, थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री करते हैं, एक मिनिस्टर को आंसरेबल हैं, तो उनकी अगर अपॉइंटमेंट वजीर आजम के दस्तखत से होती है वो समझ में आती है। लेकिन एक चीफ जस्टिस जिसने एहतसाब करना है उस हुकूमत का जिस पे कोई वजीर आजम बैठे हो, आज शहबाज साहब हैं, कल को खान साहब होंगे, माजी में गिलानी साहब भी थे, पीपल्स पार्टी, ठीक, कैसे एक चीफ जस्टिस एहतसाब कर सकेगा उस अथॉरिटी का जिसने उसको अपॉइंट किया है? समझ में कोई ज्यादा नहीं आती। लेकिन अब इस सारे तनाजर में अगर आप अफरीदी साहब को रखते हैं, याह्या अफरीदी साहब, उनको सजा इस सारे डिबेट डिस्कशन की इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि ना तो याह्या अफरीदी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम की है और ना उन्होंने कहा है कि मुझे बनाओ जितनी मेरी मालूमात है, और वो एक अच्छे ऑनरेबल जज की उनकी रेपुटेशन है फी जमाना अभी तक। अगर वो इंसाफ कर पाते हैं, और ये जो ओहदा है जिसकी तकरीब में कमी हुई है, बसद एहतराम कादी साहब से, उनके दौर में इस ओहदे की तकरीब में कमी हुई है, इसकी पावर भी अभी बहुत हद तक कम हो गई है। अगर इसको बहाल कर पाते हैं तो ये कामयाबी याह्या साहब की नहीं होगी,
ये कामयाबी पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की होगी। लेकिन इसमें एक नुक्ता और भी है कि एक शख्स को ओहदे से आने से रोकने के लिए एक शख्स को, यानी मंसूर साहब की तरफ मेरा इशारा है, पता नहीं वो आके क्या करते, जरूरी तो नहीं हमारे खाला के बेटे तो नहीं, काबिल एहतराम जज, आप भी सीनियर पीओडी जज हैं, क्या पता वो क्या फैसले करते, हमें क्या पता। लेकिन सिर्फ डर की वजह से आपने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, 26वीं आईनी तरमीम कर दी, लोगों को उठा लिया, पता नहीं लोग कहते हैं पैसे दे दिए, कोई गायब हो गया, कोई बच्चे गायब हो गए, कोई रात के अंधेरे में आईनी तरमीम आई, यानी कि वो काम मुजम्मिल साहब जो बड़ा अच्छा काम है लेजिस्लेशन, एक दिस इज द प्राइम पर्पस ऑफ दिस होल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन आपने उसको ऐसे तरीके से किया, यानी कि ये ऐसे है जैसे आप रोजा तो रख लें, आप रोजा तो रख लें, लेकिन आपको इतनी जल्दी हो अफ्तार की कि आप असर की नमाज से भी पहले आप उसको कर लें, तो कोई अल्लाह का वली आपको कहेगा कि यार इतनी आपने मेहनत की है, आपने सहरी की है, आपने तकलीफ सही है, अपने आप को हर किस्म के गलत कामों से रोका है, थोड़ी सी सब्र कर लेते, तरीके से कर लेते। मगरिब में जिस तरह से ये हुआ ना, मुझे हासिल बजंजो साहब का वो बयान याद आ गया कि जब उनसे सवाल हुआ सेनेट इलेक्शन के बाद कि ये क्या हुआ है, मेजॉरिटी तो आपके पास थी, उन्होंने कहा फैज साहब का इलेक्शन था, और उसके बाद में फिर खान साहब ने भी कहा कि फ़ोन करना पड़ता था एजेंसीज़ को बिल पास कराने के लिए कि बंदे लेके आएँ, तो ये उसी की रिफ्लेक्शन है, आप नहीं समझते? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी अपनी, मैं समझता हूँ कि सबने अपना अपना सबक याद कर लिया होगा, होना चाहिए। एक जमात अपना वज़ीर आज़म शहीद करवा बैठी है, एक फांसी भी इनका चढ़ गया, दूसरा 3 बार इख्तिदार पे आके निकाला गया या जो भी, और आज भी वो मुल्क में मुल्क से चला गया। हमारे वज़ीर आज़म को गोलियां लगी हैं, 450 दिनों से जेल में है। तो सबको ये समझ लेना चाहिए कि पावर में अगर आप आते हैं, अगर आप अपनी जात के लिए आते हैं कि अली मोहम्मद को कुर्सी चाहिए, फिर ठीक है आप कॉम्प्रोमाइज करें, उधर से भी लाओ, ये भी बिठाओ, ये भी लेकिन अगर आप कहते हैं मेरा कोई विजन है, मैं इस मुल्क को एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना चाहता हूं, मैं इसको एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक बनाना चाहता हूं, मैं इसको एक सिक्योरिटी स्टेट बनाना चाहता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, आप अपनी उस टीम के साथ आए। अगर आपको पावर मिलती है आप करें, नहीं तो आप मुफ्त की बेइज्जती अपने दामन में ना समेटें। मैं समझता हूं इस बार अगर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जब वजीर आजम बनेंगे, आप देखेंगे कि पहले से बहुत बेहतर टीम के साथ और क्लियर विजन के साथ, क्योंकि मेरे ख्याल में 2018 में जब हम आए हैं तो उस वक्त आइडियल सिचुएशन नहीं थी, हम 2/3 पे नहीं थे, हमारे पास अपनी पूरी उस तरह, ज़ाहिर हमारे साथ MQM को आना पड़ा, क्यू लीग को आना पड़ा। तो इस बार 2/3 से अगर हम इंशाल्लाह आते हैं हुकूमत में, इवन इस मौजूदा ऐवान में हमारी 2/3 से ज्यादा मैंडेट है, अगर कभी भी इस इलेक्शन की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आफरीदी साहब के नीचे हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट कर लेती है, इसमें तो क्या है, ये तो क्लियर हो जाएगा। कहने का मकसद सर ये है, वो तो आईनी बेंच करेगा जो करेगा। मुजम्मिल साहब देखिए मेरी बात सुनिए, इस मुल्क में मुल्क दुश्मन कोई भी नहीं है, आसिफ इतनी है कि कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर PTI आती है, 5 साल बैठती है, 5 साल परफॉर्म नहीं करती, क्या पाकिस्तानी में वोट करें? तो क्यों नहीं एक वजीर आजम को अपना टर्म पूरा करने दिया जाता? क्यों अगर इमरान खान को साल आप एक और मिल जाता, 5 साल बाद हम परफॉर्मेंस पे अवाम के पास जाते, ना किसी को अगवा करना पड़ता, ना हुकूमतें बनानी तोड़नी पड़ती, ना फॉर्म 47 की कहानी आती। बहुत से लोग आप देखें, इमरान रियाज ने क्या फेस किया, अर्शद शरीफ साहब शहीद हो गए हैं, आप जैसे लोग, बहुत से लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं। इस वक्त आपके जो नौजवान हैं, आप नौजवानों को देखा है अपने मुल्क के, उनके आंखों में ख्वाब नहीं है, वो रोबोट्स की तरह फिर रहे हैं, उनको उम्मीद नजर नहीं आती, और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। चलें अली साहब, मुझे के चेहरों से खुशी और उम्मीद छीनने, इसके हम सब जिम्मेदार हैं। ठीक है, इसके वापस लौटाना पड़ेगा, अपने नौजवान की आंखों में उम्मीद की किरणें वापस लानी पड़ेंगी, और सही सियासतदान और एस्टैब्लिशमेंट को बैठना पड़ेगा। इसके अलावा एक और कंस्पिरेसी थ्योरी जो चल रही है वो ये है कि जैसे ही आपने आईनी बेंच का मुतालबा किया और तरमीम हो गई, तो उसके फौरी बाद बुशरा बीबी की रिहाई हो गई, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि लगता यह है कि माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है। तो ऐसा ही है, फिक्स्ड मैच करार दिया जा रहा है इसको। एक तो ये बात है, ख्वाजा साहब will talk anything about the whole world, but not about the ministry in which he is designated. ये पता नहीं क्या, कभी हम इनसे सुनना चाहेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री में इनकी दूसरी, तीसरी, चौथी पता नहीं कौन सी टर्म है, क्या इस्लाहात लेके आए हैं, ठीक क्या पोजीशन है, फाइल के अप्रूवल की क्या पोजीशन है, नए उनके टेक्नोलॉजीज पे उनका रोल है, पाकिस्तान के डिफेंस मतलब आपको रेलेवेंट लगता है क्या? लेकिन जहां तक बीबी का ताल्लुक है,
मैं इस बात को मानता हूं कि दोबारा उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, लेकिन क्या उनकी रिहाई बनती नहीं थी? क्या मेरिट पे नहीं बनती थी? 9 महीने से क्यों अंदर? अब मुझे ये बताइए, मैं मानता हूं कि अलीमा आपा को दोबारा नहीं गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको पहली बार क्यों गिरफ्तार किया गया, ये कोई मुझे बता सकता है? मतलब वो जस्टिफाइड इन द फर्स्ट प्लेस नहीं था। चलें, वक्त महदूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त महदूद है अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 26वीं आईनी तरमीम की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से जश्न भी मनाया हैदराबाद में। अब 27वीं तरमीम के बारे में जो बात हो रही है, इसको डिनाई तो किया जा रहा है, लेकिन ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जुडिशरी से मुतल्लिक कोई मज़ीद कानून साजियाँ भी हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से तादाद को 17 से 23 करने का अब फ़ैसला करने की बात की जा रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है। इस पर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, इसको डिस्कस करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई हो या गंडापुर साहब का गायब होकर दोबारा नमूदार होना, लगता ही है कुछ माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है। अब इसको आम ज़बान में पॉलिटिकल जार्गन में तो डील ही कहते हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है PTI के लिए? क्योंकि पहले ही हुकूमत एक थिन आइस पर खड़ी है, अगर स्पेस बनना शुरू हो गई तो फिर खदशा लाक हो जाएगा दोबारा से। जी, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, इस वक्त हुकूमत के वजीर भी हैं और बड़े अहम आदमी हैं और बड़े बारसूख हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो उस पर वजन है उनकी बात को, लेकिन उसको फर्दर सर्टिफाई या फर्दर एलेबोरेट ख्वाजा साहब खुद ही कर सकते हैं। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई खबर है नहीं। अच्छा, और शिबली फराज साहब ने कहा कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब वापस आ गए जेल के बाद, खान साहब भी उस तरह से आ सकते हैं। तो इसमें फिर बयानिया तो यही बन रहा है कि दरअसल वो झुकने को तैयार नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहते या डील नहीं मांग रहे, इसीलिए वो ज़ेरे अताब भी हैं। अदरवाइज़ डील करते और बाहर आ जाते और उनकी आसानियाँ हो जाती उनके लिए। आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, ये जो जमातों के अंदर अपनी क़यादत के लिए इन्हीं अल्फाज के साथ हम हमेशा याद करते हैं अपने अपने लीडरों को, लेकिन वक्त बहुत इससे मुख्तलिफ बातें बताता है। तो शिबली फराज साहब PTI में है तो यही बात कह सकते थे। कायर साहब बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब गवर्नमेंट की तरफ से तो तरदीद आ चुकी है कि ऐसी कोई बात हो नहीं रही, लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि 26वीं तरमीम में अच्छे खासे लूप होल्स मौजूद हैं, उसको कवर करने के लिए नई तरमीम लानी ही पड़ेगी। तो ऐसी कोई डिस्कशन पीपल्स पार्टी से ऑन द टेबल है या नहीं है? देखिए, अगर हुकूमत इस बात से इनकार कर रही है कि ऐसी कोई चीज उनके कार्ड्स पे नहीं है फिलहाल, तो जिस चीज की तरफ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो तवज्जो दिला रहे हैं, वो हुकूमत भी इस बात से आगाह होगी, उनकी भी लीगल टीम बैठी हुई है, जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी किसी चीज की तरफ इस वक्त सूरत हाल नहीं है। जब तक अगर हुकूमत ने कुछ तब्दीली करनी है, कुछ लानी है तजवीज, तो उनको क्या रुकावट है, वो क्यों करेंगे ऐसा? यकीनन अगर कोई 27वीं तरमीम लानी हुई और वो जमातों के साथ मशावरत करने के बाद ले आएंगे, मशावरत किए बगैर आगे बढ़ेंगे, तो पहले भी उन्होंने मसाइल का सामना किया है। मेरे ख्याल है ऐसा तजर्बा दोबारा तो नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक 27वीं तरमीम की तरफ ना तो किसी इत्तेहादी जमात ने कहा है, ना हुकूमत की तरफ से इसका अंदिया आया है। एक है कि जी 27वीं तरमीम हो सकती है, हाँ होने को हो सकती है, लेकिन कब होगी, किस रंग में होगी, नो वन नोज। जब तक हुकूमत की तरफ से इस पर कोई बात ना हो जाए, मेरा ख्याल है इस पर बहस करना कोई हासिल नहीं। अच्छा, और जुडिशल ऑब्सेशन की टर्म यूज़ की जाती है कि बिलखसूस हुकूमतें जो पाकिस्तान में आती हैं उनकी लेजिस्लेशन के हवाले से जो नुक्ता नज़र होता है वो जुडिशरी से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर इस तरमीम के भी कॉन्टेंट्स देखें तो उसमें मेजॉरिटी अगर देखी जाए क्लॉजेस की तो वो जुडिशरी को एड्रेस करते हैं। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की कि मंसूर अली शाह साहब को आइनी बेंच का सरबरा नहीं बनना चाहिए, वो मुतनाज़ जज हैं। तो जिस कन्फ्रंटेशन को ख़त्म करने के लिए ये सब हुआ वो तो अब भी जारी है, बयान तो दिए जा रहे हैं। ऐसे ही है, वो जारी है। और मेरा ख्याल है कि मौजूदा जुडिशरी के हमारे आला जज साहिबान को अब इस मुल्क पे भी मेहरबानी करनी चाहिए उनके अपने इदारे के हवाले से, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिवीजन वाज़े हो गई है कि वहाँ दो ग्रुप्स हैं, एक हुकूमत के साथ एक हुकूमत के खिलाफ है, तो ये तासर खत्म होना चाहिए। और
उन बेंचेस पे जहाँ पे हुकूमत के केसेस हों या ऐसी सूरत हाल हो, अगले कुछ अरसे के लिए उनको सीनियर मेंबर ऑफ द बेंच अवॉइड करे तो ज्यादा बेहतर होगा, कंट्रोवर्सी नहीं होगी, ताकि अब कोई ठहराव की सूरत बन सके। लेकिन ऑब्सेशन की बात ये दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के अंदर जो जमहूरी ढांचा इस वक्त चल रहा है और जिस हम सतह की रियासती हालत का शिकार है, उसमें कई तरफ खींचातानी रहती है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, सियासी जमातों की या सियासी हुकूमतों की खींचातानी रहती है, और अदलिया के साथ भी। इस वक्त पावर को अपने अपने रंग में खींच के इस्तेमाल करने का एक आदत हो गई है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को तो ये पुरानी आदत थी, कॉलोनियल हुकूमतें अपने आप को उस तरह अप टू मार्क नहीं ला सकी और बार बार इंटरप्शन हो गई। और साथ ही साथ अदलिया को भी रवायती तौर पे भी ये खैर जो कॉलोनियल हमारी जुडिशरी थी उसमें भी फौज और अदलिया एक तरफ होती थी, और उसके बाद भी ऐसी सूरत हाल रही। तो अदलिया को भी बहुत सारा एग्जेक्टिव अथॉरिटी एंजॉय करने का एक इंस्टीट्यूशनल उनका बिहेवियर बन चुका है। मेरा ख्याल है इससे निकलने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा अपने स्टेप्स पे गौर करना होगा। अल्लाह करे कि हमारी जुडिशरी इस पे अपना पेशरफ्त कर पाए। अच्छा, और इसके साथ साथ हामिद खान साहब ने ये कहा है कि अब 27वीं तरमीम लाई भी जाएगी, और इसलिए लाई जाएगी कि मिलिट्री कोर्ट्स को वापस लाना चाह रही है ये अलायंस जो आपकी और नून लीग की है। तो ऐसा तो हम आउट ऑफ क्वेश्चन रखें ना कि पीपल्स पार्टी कभी इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सकती है कि मुल्क में फौजी अदालतें कायम होनी चाहिए और पॉलिटिकल ट्रायल्स उनमें होने चाहिए। मैंने तो देखे ना, पहले शजी आपको गुजारिश कर दी, जब एक गांव बसने का भी कोई इम्कान ही नहीं है तो उस पर बहस कैसी? अच्छा, सही, मतलब ये जो उनका खदशा है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। के बारे में ना जी, मैं उनके खदशात के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस पे हामिद खान साहब जब दूसरी तरफ खड़े थे तब भी हम यहीं खड़े थे। हमारे उनसे ज्यादा इस पे ज्यादा स्टेक्स है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा, कभी कुछ चीज सामने है नहीं है, उस पर क्यों कंट्रोवर्सी छेड़ी जाए। और इसके साथ साथ आपको पता है कि पीटीआई इंटरनेशनल लॉबिंग काफ़ी करती रहती है। तो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जो बाइडन को लेटर लिखा गया है, 60 कांग्रेसमैन के उस पर सिग्नेचर्स हैं, और अपील ये की गई है कि अमेरिकन गवर्नमेंट परसुएट करे पाकिस्तान की हुकूमत को कि जेल में खान साहब की जो सेफ्टी है उसके हवाले से गारंटीज़ फराम की जाएं, जिस पर मैथ्यू मिलर ने भी कहा कि अब इसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा ऑफिशियली। शुड दिस बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न हुकूमत पाकिस्तान के लिए जो वहाँ पर हो रहा है? यकीनन पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए कि वो हमारी अदालतों में जा गए, अदालतों में जाके वहाँ विजिट कराया, अदालतों ने जो हमारे डॉक्टर्स वहाँ भेजे और उन्होंने खान साहब के ऊपर सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। ये शुरुआत चलाते रहते हैं। देखिए ये बड़ा सिंपल बात है, इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता अल्लाह ताला उनको सेफ दे और कायम दायम रखे, अगर उनको खुदा न खास्ता कुछ जेल के अंदर हो जाता है तो क्या हुकूमत से वक्त कोई अहमक है कि इनको समझ नहीं है कि उसके बाद क्या होगा? ऐसी किसी सूरत के ऊपर कोई इम्कान नहीं है कि उनकी सेहत के साथ खेला जा रहा हो, बिल्कुल। और जो डॉक्टर्स गए हैं उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है, और उनके अपने वकला जाते हैं, वो तारीखों पे आते हैं, खान साहब जेल के अंदर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि अब उनकी हमशीरा अगर गई हैं तो क्या उनको उनके सेल तक रसाई दी गई है? नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता कि सेलों में मुलाकातें कराई जाए, तो वो कैसे कह रही है कि मैंने देखा है, मैंने ये कहा? और उसके अलावा तो कोई ऐसी सूरत हाल है नहीं। नहीं, उन्होंने भी कहा कि कुछ ऐसा पिलाया गया जिससे वॉमिटिंग हुई है उनको। देखिए गुजारिश ये है कि क्या वो उनके सेल में गई कि वो छोटा सा सेल था, तारीख था, बिजली नहीं थी, फलां नहीं था, सेल में गई थी, या उनकी गेट पे मुलाकात किसी ऑफिस में कराई गई? अगर वो सेल में नहीं गई और खान साहब ने उन्हें बताया है तो फिर खान साहब तो अपने वकला को भी बता सकते हैं जो उनको दूसरे तीसरे दिन मिलने जाते हैं, तारीखों पे जाते हैं, और साफियों को भी बता सकते हैं। यानी आज तक खान साहब को उनकी तारीखों पे साफी लोग जाते हैं ना, आप दोस्त आपके जो रिपोर्टर्स है, आज तक किसी रिपोर्टर को तो खान साहब ने नहीं कहा कि मेरे साथ जाती हो रही है। उनको जेल के अंदर वो सहूलतें दी गई हैं, उनको अच्छा खाना दिया जा रहा है, और एक कैदी को ये सहूलत कभी नहीं हुई कि उसको अपनी मर्जी की जो वर्जिश करने की मशीनें हों, उनको एक्सरसाइज करने के लिए भी सामान फराम हो, उनको किताबों की लाइब्रेरी भी मिल जाए, उनको खाना भी मर्जी का मिले, तो ये सारा कुछ तो उनको मिल रहा है। लेकिन इसके ऊपर मजीद ये है कि अगर उनको ये खदशा है तो बजाय इसके कि दीगर ममालिक को पाकिस्तान के अंदर मदाखलत की दावत दें, और ये उनका मिजाज है, वो अपने मसला हल करने के लिए रियासत को किसी भी बड़े खड्डे में फेंक सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपने तय चाहिए
कि उनके सेल का एक विजिट कराया जाए, जो कुछ हमारे जर्नलिस्ट हैं वो चले जाएं या कोई किसी जज साहब को विजिट करा दे, ताकि ये मामला तो खत्म हो, ये जो उन्होंने तमाशा शुरू किया हुआ है। बिल्कुल, और जाकर इंश्योर किया जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ में। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 26वीं आईनी तरमीम की अगर हम बात करें तो उसमें जो एक बड़ा एक रैशनल जो रीजनिंग दी गई हुकूमत की तरफ से वो बैकलॉग के बारे में थी। और रिसेंटली पेंडिंग केसेस की तादाद को अगर हम डिस्कस करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो कल का एलामिया है वो ये बताता है कि तकरीबन 60,000 केसेस बैकलॉग में मौजूद हैं, जिसको डील करने के लिए अब टेक्नोलॉजी का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कितना कारगर साबित हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि 26वीं आईनी तरमीम में वाकई क्या ऐसे कुछ लूप होल्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको नई तरमीम से हल अगर ना किया तो ये आईनी बेंच वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। इस पर बात करते हैं। पिडलेट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद साहब ये बताइएगा, कल जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ है केसेस को निपटाने के लिए, अब कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसके साथ साथ खुसूसी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब चूँकि 60,000 के करीब बैकलॉग सामने आया, अगर डाटा की बात करें, खुशाइन चीज़ है ये कि इसको एडवांस तरीके से डील करने की अब कम से कम डिबेट तो हो रही है। बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है पेंडिंग केसेस का। और उससे भी ज़्यादा खुशाइन बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इस गुफ्तगू में शरीक थे, क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए इस सिलसिले में बहुत इनोवेटिव काम किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी उस कमेटी को हेड कर रहे थे जो इस काम के लिए बनाई गई थी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत खुशाइन बात है कि सब लोगों ने मिलके फुल कोर्ट इकट्ठी हुई और उन्होंने इस बारे में सोच विचार किया है। बहुत अच्छी बात। नंबर ऑफ जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के 17 से बढ़ा के अब 23 किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में कुछ तरमीम करने की बात की जा रही है, इसकी क्या रीजनिंग है, होनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में जजेस अगर ज्यादा हो जाते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि चंद महीने पहले लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की नोट स्पीकर थे। तो उन्होंने वहां पे बहुत स्ट्रांगली प्लीड किया था कि हमें मजीद जजेस की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी। और उन्होंने कहा था कि यही मेन वजह है पेंडेंसी ऑफ केसेस की। तो उन्होंने दुनिया की मिसालें दे के बताया था कि दुनिया में एक जज कितने केस सुनता है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जजेस की तादाद बढ़ा देने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा याया अफरीदी साहब ने जो आते ही साथ फैसला किया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 की, जस्टिस मुनीब का नाम उसमें वापस आ गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पे जो तरमीम होगी इसके बाद कोई सीनियर जज के अलावा आईनी बेंच के सरबरा भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। ये खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, इसके बाद आपको लगता है कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है हायरार्की के अंदर, या फिर अब दिस इज मेंट टू सेल थ्रू लाइक दिस आफ्टर द 26th अमेंडमेंट? देखिए, 26th अमेंडमेंट में चूंकि बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई, तो उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कुछ मुश्किलात तो आएंगी। कुछ मुश्किलात का अभी से इजहार हो रहा है और कुछ जब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो फिर आएंगी। लेकिन ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी है, ये गालिबन तो सिर्फ अभी जो बनी है वो बिल्कुल सही बनी है, क्योंकि सीनियर मोस्ट जजेस उसमें शामिल है। लेकिन वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उन बेंचेस के बारे में ही फैसला करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमूर से मुतालिक नहीं होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमूर से मुतालिक होंगे उसके लिए तो फिर अलग से इंतजाम होगा। पहले तो वो बेंचेस बनेंगे जुडिशल कमीशन की तरफ से, वो चीफ जस्टिस साहब या ये कमेटी नहीं बनाएगी, तो इसलिए वो एक डिफरेंट नौयत की बात है। लेकिन ये जो कमेटी है ये सही बनी है, अगरचे वो निस्बतन गैर अहम केसेस के बारे में बनी है, लेकिन फिर भी ये ठीक है, उस पर सीनियर मोस्ट लोगों को शामिल किया गया है, तो इंसाफ का तकाजा यही था।
अच्छा, और इसके साथ साथ जो आपने भी बात की कि बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, ये भी कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सी खामियां हैं, बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, उनको दूर करने के लिए 27वीं तरमीम लानी पड़ेगी। क्या क्या डिफेक्ट्स हैं ऐसे जो एप्लीकेबल ही नहीं है, गवर्नमेंट ने उजलत में कर दिए या सोच विचार नहीं की, जिसको अब ठीक करने के लिए नई अमेंडमेंट लानी पड़ेगी? देखिए जी, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये इसमें कोई ऐसी किसी लकूना का इल्म नहीं है जिसके लिए नई अमेंडमेंट लानी पड़े, लेकिन कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि वो जैसे जुडिशल कमीशन की मेंबरशिप का मामला है कि उसके अंदर किस तरह से वो साहब शामिल हो सकते हैं जो अभी उसके सुप्रीम कोर्ट की वो जुडिशल जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल ही नहीं है। तो उस बारे में एक अच्छी बहस चली है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उसकी बहस का जवाब मिल गया था कि अगर कोई वैकेंसियां शुरू में वो साहब उसके मेंबर नहीं होंगे, वो वैकेंसी रहेगी और वैकेंसी होने से जुडिशल कमीशन का फैसला मुतासर नहीं होता। मेरे ख्याल में जो 27वीं अमेंडमेंट की बात हो रही है वो ज्यादा इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि बहुत से लोगों से वादे किए गए थे कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे अगर आप हमारा 26वीं अमेंडमेंट में साथ दें। जैसे खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, जैसे बलूचिस्तान की असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मामला है, तो गालबन इस तरह के मामलात हैं, लेकिन वो ना अर्जेंट है ना बहुत अहम है। उसके लिए वो ख्याल में बहुत वक्त देंगे और कंसेंसस बिल्ड होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मेरी असेसमेंट तो ये है। ये भी डिबेट है ना कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी कोई नाम चूज करती है, वो इनकार कर देते हैं चीफ जस्टिस बनने से, फिर क्या होगा? नहीं, ये तो मरहला गुजर चुका ना, लेकिन इस वक्त तक तो यही था। ये अगर गुजर गया है तो फिर अभी ये तो अगला मरहला तो 3 साल बाद ही आएगा। लेकिन उसके मुताबिक तो यही है कि अगर ये इनकार कर देते हैं तो फिर तीनों में से किसी एक और को कहना पड़ेगा, चौथे पे नहीं आप जा सकते। ये गलती कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गलती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती है क्योंकि ये आखिरी वर्षन में है, उससे पहले वाले वर्षन में ये नहीं था। तो ये सोची समझी चीज है, मेरे ख्याल में गलती नहीं है। ठीक है, तो इतने आपको नहीं लगता कि बहुत बड़े इसमें इस तरमीम में लूप होल्स हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब के साथ मौजूद है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।